नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 25 होगी। पिछले 24 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। हम इस सीरीज़ में 1000+ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सो ऑन। तो अगर इस सीरीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो दोस्तों आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट या फिर जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं से होकर बहती है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। नदियों से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस आती हैं। सबसे पहले तो आपको नदी तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। इंडस रिवर सिस्टम है, उसके बाद गंगा नदी तंत्र है, और अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो अलग से नदियां हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं रिफ्ट वैली की बात करूँ तो इसमें होता क्या है, ये दो यहाँ पे इस तरीके के पहाड़ नज़र आते हैं और यहाँ से होकर के नदी बहती है। तो इसको बोला जाता है भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली। दोस्तों नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से ये निकलती है। तो ये क्या करती है, ऐसे ही भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और नर्मदा, ताप्ती, ये कुछ एक नदियां हैं दोस्तों जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। बाकी काफ़ी सारी नदियां भारत की कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना। और आरबीआई दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क है, जो भी नॉलेज आपको है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपने कमेंट करके बताना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके चेयरमैन कौन है यानी कि गवर्नर कौन है, और बाकी जो कुछ भी आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक क्या है? अगर आपको पता हो तो रिसेंटली हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बना था। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, एक पाम पेड़ है, उसके आगे टाइगर है यानी कि बाघ है। तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स जो है आजकल काफ़ी पूछी जा रही है टीजीटी एग्ज़ाम में। निम्नलिखित में से किस कर को यानी कि टैक्स को माल और सेवा कर से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। दोस्तों 1 जुलाई को ये लागू हुआ था, तो इसको भी अच्छे से याद रखना। किस ईयर में लागू हुआ था ये आप सभी के लिए होमवर्क है। अभी कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में किस ईयर जीएसटी लागू हुआ था इंडिया में, और फर्स्ट इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कमेंट करके बता दीजिएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वही इसका चेयरमैन होता है जीएसटी परिषद का। तो दोस्तों वैल्यू एडेड टैक्स जो था इसे जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है, तो इसको अच्छे से देखना। वैट जो है ये वेरियस स्टेट्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन सबको मिक्स करके होता था, और जीएसटी एक इकट्ठा टैक्स है जिसमें अलग अलग दरें हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स की टर्म्स जो हैं ये पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। टैक्स हेवन, इसको क्या बोला जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, कोई एक टर्म पूछी जाएगी और बोला जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। तो टैक्स हेवन का मतलब जो होता है दोस्तों होता है घरेलू उत्पाद जो होते हैं और विदेशी उत्पाद, इन सब में एक समान कर होता है, टैक्स होता है। सपोज करिए इंडिया में कोई चीज़ बन रही है, ठीक है,
अगर मोबाइल इंडिया में बन रहा है उसके ऊपर GST 28% लगाया जा रहा है, और चाइना से आ रहा है कोई भी मोबाइल बन के उसके ऊपर भी 28% GST लगाया जा रहा है। तो इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलेंगे टैक्स हेवन, ठीक है। और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन ही जाता है। हालांकि ये इतिहास का प्रश्न है, लेकिन दोस्तों पॉलिटी में भी ये काम आता है, इकोनॉमी में भी काम आता है। भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है ये पास किया गया था 1950 में, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों भारत की बात करूँ, इसमें सबसे पहले विधायिका होती है, उसके बाद कार्यपालिका होती है, उसके बाद दोस्तों न्यायपालिका होती है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को अच्छे से उनका कार्यान्वयन करना, और न्यायपालिका का काम होता है जो भी कार्य किए जा रहे हैं या फिर जो भी कानून बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा और कार्यपालिका के द्वारा, क्या वो सही हैं, संविधान के तहत हैं या नहीं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? तो आपको मैंने बता दिया 3 बॉडीज होती हैं, अलग अलग उनका काम होता है। तो इनमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अलग करता है? तो काफ़ी इजी है याद रखना, क्योंकि 50 तो आपको याद रहेगा ही रहेगा हमेशा। तो अनुच्छेद 50 जो है इसको अच्छे से देखना, और ये सब कुछ DPSP में आता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा में काफ़ी कुछ घटित हुआ है। तो ये जो 110 अनुच्छेद है ये भी रिसेंटली चर्चा में रहा था। दोस्तों अनुच्छेद 10 जो है ये धन विधेयक से संबंधित होता है, और ये कौन डिसाइड करता है कि कोई भी जो विधेयक पास किया जा रहा है क्या वो धन विधेयक है या फिर नहीं। तो ये काम होता है लोकसभा का जो भी स्पीकर होता है उसका, तो इसको भी याद रखना। और कभी भी धन विधेयक जो है ये राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता, ये सिर्फ लोकसभा में ही पारित होता है। तो इसलिए रिसेंटली ये चर्चा में था। राज्यसभा में काफ़ी मांग उठाई गई थी कि धोखे से जो भी बिल वगैरह हैं उन्हें मनी बिल में कन्वर्ट करके लोकसभा में पारित करवाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें बताऊंगा, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों पर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अल्पसंख्यक मामलों की बात करूं तो हिंदू धर्म को छोड़ करके जितने भी अदर रिलीजियंस हैं वो सभी अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। जैसे ही दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है देखने को मिला, काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल आप ये जान लो कि इस मंत्रालय का गठन कब हुआ था। ये गठन हुआ था कांग्रेस के समय में 2006 में, और 2005 में क्या हुआ था, RTI, ठीक है। तो इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़िएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। तो बड़े ध्यान से देखो, अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से हैं? मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीस, जैन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि रिसेंटली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, यहाँ पे जो भी अन्य समुदायों के लोग थे मुसलमानों को छोड़ के, सभी को बोला गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप भारत में आए हैं तो आपकी जो नागरिकता है वो हो जाएगी भारत की। तो इसी के ऊपर मुसलमानों ने जो भारत में हैं उन्होंने विरोध शुरू कर दिया कि अल्पसंख्यकों में
मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो मुसलमानों से भेदभाव करके बाकियों को क्यों ऐड कर लिया गया? तो दोस्तों इस तरीके से आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये मंत्रालय चर्चा में है हाल ही में, तो क्वेश्चन बन सकता है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से उधार लिया गया है, यानी कि बोरो किया गया है? तो ऑब्वियसली मौलिक अधिकारों की बात आती है तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और मौलिक कर्तव्यों की बात आती है तो USSR। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कमेंट करके ज़रा बताओ जो फंडामेंटल राइट्स हैं किस पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बताइए ज़रा। यहाँ पे थर्ड बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और बाकी आपको ये भी रखना है याद कि इसमें रेस देखी जाती है, बर्थ देखा जाता है, रिलीजन देखा जाता है, कास्ट जो है, क्रीड जो है, जेंडर जो है, इनके हिसाब से देखा जाता है कि किसी से भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, इतना याद रख लो कि भाग 3 है और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गाजर खाते होंगे आप सभी, इसमें कौन सा विटामिन होता है? क्वेश्चन करोड़ों बार आ चुका है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसमें हमें देखने को मिलता है विटामिन ए। ठीक है, मक्खन में भी होता है ये। हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि काफ़ी सारे उर्वरक ऐसे होते हैं जिसमें पशुओं की हड्डियाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। क्यों यूज़ की जाती हैं? बोन्स, इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इसमें पौधों का कौन सा पोषक तत्व होता है जो उनके लिए उपयोगी होता है ताकि इन्हें उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? फास्फोरस, याद रखिएगा, फास्फोरस इम्पोर्टेंट है पेड़ पौधों के विकास के लिए, उनके पोषण के लिए। मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम देखते हैं मुख्य रूप से सबसे पहले विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, मैकाल, ये सारी इम्पोर्टेंट क्या हैं? श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रृंखलाएँ। तो यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, वेरियस नदियाँ हैं। तो मैकाल श्रेणी जो है दोस्तों मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पड़ती है, तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास ये सारी श्रेणियाँ हैं। और अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिवर ऑफ इंडिया। सोन रिवर किसकी सहायक नदी है? सोन नदी आपने बार बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो सोन नदी जो है मुख्य रूप से ये सहायक नदी है दोस्तों गंगा की। गंगा नदी तंत्र सबसे लंबा नदी तंत्र है भारत का, तो इसको भी अच्छे से देखिए। और ये क्वेश्चन तो कई बार TGT के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, मेहनती स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा। जिब्राल्टर की खाड़ी जो है निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? अब दोस्तों साफ तौर पे ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि ये महासागरों को जोड़ती है आपस में, या सागरों को। तो जिब्राल्टर की खाड़ी जो है इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट क्या होती है? सपोज करिए ये दो समुद्र हैं, तो इनके बीच में ज़मीन होती है और बिल्कुल सेंटर में एक पतली सी लाइन होती है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेट। जैसे पाक स्ट्रेट हो गई, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है। ठीक है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। तो इसको भी अच्छे से देखना। अटलांटिक महासागर कौन सा है? अमेरिका और जो अफ्रीका है उसके बीच ये जो है, और भूमध्य सागर आपको पता ही होगा, टर्की, तुर्की या फिर यूरोप के आसपास जो समुद्र है उसको बोला जाता है भूमध्य सागर। बिल्कुल, जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर है। उसके बाद जोग फॉल्स, जिसे हम जोग पानी के झरने कहते हैं, तो किस नदी के ऊपर ये स्थित हैं? और ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि जोग फॉल्स जो हैं ये कहाँ पे हैं? तो कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में जो भी जानकारी आपको है, CM कौन है, गवर्नर कौन है, तो उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स को देख के मज़ा आना चाहिए, जो भी बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं उन्हें भी और मुझे भी। तो नदी जो है दोस्तों शरावती नदी के ऊपर ये झरने हैं, जोग। ठीक है,
महात्मा गांधी के नाम से भी ये झरने जाने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों शब्द इम्पोर्टेंट हैं और इनका जो नामकरण है एक व्यक्ति ने किया था और इस व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो रेंजर फ्रिश नाम याद रखिएगा। इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द क्या किए थे, कॉइन किए थे। और इकोनॉमिक्स की बात करूं, एडम स्मिथ, आपको पता ही होना चाहिए। 1946 में भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपॉइंट किया था। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों BN राव, ये भी इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इंडियन, और ये भी दोस्तों कमेटी के उसके सदस्य थे, श्री KM मुंशी। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा में प्रस्तावना जो है उसके उद्देश्य जो हैं उनको दर्शाया गया था। तो प्रस्तावना को इसको किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको पता होना चाहिए। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। और देश के पहले प्रधानमंत्री मैं बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू की। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी, जो कि आगे जाके प्रियम्बल में इसे शामिल किया गया था। तो प्रियम्बल जो है इसमें दर्शाया गया है कि भारत जो है उसके लोगों का जो संविधान है लोगों की रक्षा करेगा, देश की अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, इसके ऊपर कार्य करेगा एंड सो ऑन। तो आपको ये भी अच्छे से देखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है सरकारों के एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी एंड फेडरल इज। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। तो यही है, क्या है ये हमने ऊपर अभी देखा। यह है दोस्तों एकात्मक और संघीय प्रणाली। ठीक है। वर्षा मापने के लिए उपकरण जो है एक इस्तेमाल किया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पक्का है। वर्षा मापनी हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? हम इस्तेमाल करते हैं हाइटोमीटर। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है कमेंट करके ज़रा बताइएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायरस चिकन पॉक्स का कारण बनता है? चिकन पॉक्स जो है दोस्तों ये एक बीमारी होती है जिसमें शरीर में दाने दाने उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो वायरस जो है कौन सा होता है इसके पीछे चिकन पॉक्स का? तो बैरिसेला जोस्टर वायरस, इसका नाम याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और चिकन पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है उसकी खोज किसने की थी कमेंट करके ज़रा बताइएगा। काफ़ी फेमस पर्सन है वो भी। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पोलिनेशन। तो इसको बोला जाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। तो आपको ऑर्निथोफिली आपको पता होगा और ऑर्निथोलॉजी वर्ड्स का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एटसेट्रा के लिए पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा टीजीटी कमीशन के अकॉर्डिंग। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो मैसेज करके जरूर ले लेना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।